Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, craft and industries. So student, in this video we'll discuss what was the condition of our craft and industries during British rule. बच्चा जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो क्या कंडीशन थी हमारे क्राफ्ट की, कैसी थी हमारी इंडस्ट्रीज, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो स्टूडेंट, बैटल ऑफ प्लासी जीता, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया ब्रिटिशर्स ने, अपनी पोजीशन को बिल्कुल स्ट्रेंथन कर लिया, इंडिया में बहुत स्ट्रांग कर लिया. उसके बाद इंडिया को ब्रिटिशर्स किस तरीके से ट्रीट करने लगे थे बच्चा? कॉलोनी. ठीक है, जहाँ वो ट्रेडिंग करने आए थे उसी कंट्री को उन्होंने क्या बना लिया था बच्चा? अब अपनी कॉलोनी. और क्योंकि अब इंडिया को कॉलोनी बना ही लिया था तो उनका पहला काम था कि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया. अब तक के चैप्टर्स में हम जो भी पढ़ते आए हैं बच्चा, कि थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, थ्रू पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब कुछ करने के बाद इंडिया के एक मैक्सिमम पार्ट पे किसका कंट्रोल हो गया था? ब्रिटिशर्स का. हो ही गया था ना. तो अब वो लोग हमारे इंडिया को किस तरीके से देखते थे? कॉलोनी की तरह देखते थे, और हमारे रिसोर्सेज को, हमारे लोगों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे. इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कि क्या इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज का हमारे इंडियन टेक्सटाइल पे. ठीक है, चलें आगे. चलो, पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. तो बच्चा, फ्रॉम वेरी एंशियंट पीरियड, बहुत पुराने टाइम से बच्चा, प्री ब्रिटिश डेज से ही हमारा जो इंडिया था उसकी जो रूरल इकोनॉमी थी बहुत ही फ्लोरिशिंग थी. ठीक है, हमें कभी भी फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आई बच्चा. हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हम प्रोड्यूस कर लेते थे. कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस बहुत एंशिएंट टाइम में हमारे वर्ल्ड में फेमस थे. एमंग द अदर थिंग्स, इंडिया वॉज फेमस फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ इट्स कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया की फेमस थी. आउट ऑफ दिस ऑल, फाइन क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इतना इतना ज़्यादा फेमस था कि अरब ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स उसको लेने आते थे. इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. और बच्चा, वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका बच्चा? कॉटन टेक्सटाइल का. ठीक है, तो प्री ब्रिटिश डेज से जो रूरल इकोनॉमी थी इंडिया की, जो विलेज इकोनॉमी थी बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिशिंग थी. बहुत सारे आइटम्स थे जो हमारे वर्ल्ड में फेमस थे, पर उसमें से दो जो सबसे ज़्यादा फेमस थे वो था कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल. हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे कॉटन टेक्सटाइल के. बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया आई. किसके लिए आई बच्चा? टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स. So, what they were doing, they were purchasing textiles from India and later selling it into European market. वो इंडिया से परचेज करती हैं और उसको यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में सेल आउट कर देती विथ ह्यूज प्रॉफिट. और अच्छा, यही तो काम होता है ट्रेडर का. जहाँ पर जो चीज़ सस्ती मिलती है उसे वहाँ से खरीदो, और जहाँ पर उसकी स्कैर्सिटी है वहाँ पर उसको जाके सेल आउट कर दो. सो स्टूडेंट्स, इन अमेरिकन मार्केट्स, इन यूरोपियन मार्केट्स, आर कॉटन टेक्सटाइल was badly demanded. So what they were doing, they were exploiting the situation. They were purchasing the goods from India and selling it to in European and American market. यहाँ से सस्ते दामों में खरीद के बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाती अमेरिका और यूरोप में उसको सेल करके. सिंस दिस ट्रेड वॉज वेरी प्रॉफिटेबल. बच्चा, ये ट्रेड इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, जो मुगल एम्परर्स थे एनकरेज द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. बच्चा, ये ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, और बिफोर मुगल अथॉरिटीज़ वर नॉट नोइंग कि ये एक दिन आएंगे और हमारे ही रूल को ख़त्म कर देंगे. तो ये सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे थे और ये एनकरेज कर रहे थे कि बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आए, ट्रेड करें और प्रॉफिट हो, जिसका एक जो हिस्सा है वो हमें भी मिले इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ऐसा मुगल एम्परर की सोच थी. नाउ, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. वो इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, जिसमें इंडिया वर्ल्ड फेमस था, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, अब हम देखेंगे कि उसका ही धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट होता है. आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे जान के कि इतना पॉपुलर था इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में. डिस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी बचा, जो फंडामेंटल्स थे इस इंडस्ट्री के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ठीक है, बाय द लेट 18th century द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली. लेट 18th century से इस इंडस्ट्री में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया.
बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हो गई। मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनना बच्चा। इतना पॉपुलर था इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, पर फिर भी इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेट 18th सेंचुरी से हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री ने डिक्लाइन करना स्टार्ट किया। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों कमी आ गई बच्चा? क्योंकि डिमांड में रिडक्शन हुआ। जो लोग इसको डिमांड कर रहे थे, अब वो इसको डिमांड करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो वीवर्स, स्पिनर्स, डायर्स, printers and other associated with the industry begin to leave their traditional occupation। वीवर ने, स्पिनर ने, जो उसके ऊपर कलरिंग करते थे, जो उसके ऊपर प्रिंटिंग करते थे, उन सब ने इस इंडस्ट्री को छोड़ना सही समझा। अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को वो छोड़ के कहीं और कुछ और काम करने लगे। ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मेनी रीजंस फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन, और इस डिक्लाइन के भी बहुत सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल थे बच्चा। वीवर कौन होता है? जो थ्रेड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करके क्या बनाता है बच्चा? क्लॉथ, वो होता है वीवर। ठीक है, और डायर्स कौन होते हैं? जो इसके ऊपर कलर करते हैं। प्रिंटर कौन होते हैं? एक प्लेन कॉटन क्लॉथ बना उसके ऊपर प्रिंटिंग का काम करने का किसका काम होता है? प्रिंटर का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो प्रिंट कर देगा, फ्लोरल प्रिंट या जो भी प्रिंट बनाना होगा। तो ये सारे लोग, भले वो स्पिनिंग कर रहा होगा, धागा बना रहा होगा, कपड़ा बना रहा होगा, उसके ऊपर कलर कर रहा होगा या पेंटिंग कर रहा होगा, सब ने अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ा। इसके बहुत सारे रीजंस थे जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, डेनियल डेफो जो रॉबिन्सन क्रूजो नॉवल के राइटर थे, उन्होंने बोला कि इंडियन क्लॉथ हमारे यूरोप में इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा था घर घर में, कि हमारा बेड चैम्बर हो, कर्टन हो, कुशन हो, चेयर हो, हर जगह आपको कैलिको और इंडियन स्टफ ही मिलेगा। इसके अलावा कोई क्लॉथ नहीं था। इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भी अगर इस इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया है तो उसके क्या रीजंस रहे होंगे, अब हम देखेंगे। द अपरॉर इन इंग्लैंड। स्टूडेंट, इंग्लैंड में अपरॉर, अपरॉर का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुस्सा ही समझ लें। द अपरॉर इन इंग्लैंड, इंडियन टेक्सटाइल वर्क इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडियन टेक्सटाइल का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चा कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि हमारे कॉटन टेक्सटाइल का डिमांड था। तो ऐसे इंग्लैंड में भी इंडियन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड थी, है ना। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ब्रिटिश क्लॉथ मैन्युफैक्चर। पर बच्चा, ब्रिटिशर्स भी तो कुछ ना कुछ क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उन्हें इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लोग हमारे क्लॉथ को नहीं परचेज कर रहे हैं और इंडियन क्लॉथ को परचेज कर रहे हैं। तो इन लोगों ने प्रेशर डालना स्टार्ट किया, प्रेशर पुट करना स्टार्ट किया किसके ऊपर? अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, the manufacturer of clothes in British started putting pressure on their government to ban the import of Indian textile. What they were saying, please start ban on import of Indian textile। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल के जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर आप बैन लगाना शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि ये जब इंडियन क्लॉथ हमारे ब्रिटिश मार्केट में आता है तो लोग इसको खरीदते हैं, हमारे क्लॉथ को नहीं खरीदते हैं। ये प्रेशर कौन बना रहे हैं बच्चा? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, जो ब्रिटिश क्लॉथ बना रहे हैं वो लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि उन्होंने 1720 को कैलिको एक्ट पास कर दिया। फिर से ध्यान रखना बच्चा, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ से। In 1720, the British government, the government in British passed Calico Act। Calico Act पास हुआ, कब पास हुआ? 1720 में। 1720 में कौन सा एक्ट पास हुआ बच्चा? कैलिको एक्ट पास हुआ। इसको किसने पास किया? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पास किया। क्यों पास किया? बिकॉज ऑल द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लॉथ in Britain started putting pressure on government, please put ban on the import of Indian textile, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। जिसने इस एक्ट ने, कैलिको एक्ट ने बैन कर दिया इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ इन इंग्लैंड। की इंग्लैंड में कोई भी प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ इंडिया से नहीं आएगा, इसके ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है, कैलिको एक्ट विच बैन द इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ इन इंडिया। इंडिया में कोई भी प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ नहीं आएगा, किसने बता दिया भैया? आपके कैलिको एक्ट ने।
The British government also imposed high duties on other Indian cloths coming to Britain. इसको तो पूरी तरह बैन कर दिया, पूरी तरह बंद ही कर दिया बच्चा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियन क्लोथ्स पे हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज इम्पोज कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाई ड्यूटीज़ ऑन इंडियन क्लॉथ। इंडिया से जो क्लॉथ ब्रिटेन जाता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ लगा दी जाती। दिस मीन दैट इंडियन क्लॉथ दैट रीच्ड इंग्लैंड वाज मोर एक्सपेंसिव। अब बेटा वो क्लॉथ जिसका प्राइस 100 रुपीज़ ही था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हाई ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी। अब ये 200 का इंग्लैंड मार्केट में मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी उसकी डिमांड उतनी कम हो जाती है। और यही हुआ हमारे कॉटन टेक्सटाइल के साथ कि आफ्टर कैलिको एक्ट के अंदर तो प्रिंटेड क्लॉथ को बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत सारे अदर क्लॉथ्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे हमारा जो क्लॉथ था वो इंग्लैंड मार्केट में महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। दैन द लोकली प्रोड्यूस क्लॉथ, और जो उनका ब्रिटेन का क्लॉथ था वो थोड़ा सा सस्ता रहा, और हमारा क्लॉथ है उस मार्केट में पहुँच के महंगा हो गया बिकॉज ऑफ ड्यूटीज़। द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ डिक्रीज एंड द इंडस्ट्रीज सफर्ड इन इंडिया। बेटा हमारा जो मार्केट था वो बेसिकली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता था। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कैलिको एक्ट की वजह से और दूसरी भी क्लॉथ के ऊपर ड्यूटीज़ लगाने की वजह से। तो हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो बैडली सफ़र करने लग गई। उसके बाद हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बच्चा पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी ब्रिटेन में ही आया है, तो लक्की ब्रिटेन के लोग भाई। पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस कंट्री को मिला? वो मिला ब्रिटेन को ही। अब ब्रिटेन को इंडस्ट्रीज़ मिल गई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई हैं, तो क्या वो क्लोथ हाथ से बनाएंगी? नहीं, वो क्लोथ किससे बनाने लगी? मशीन से। एंड स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, जब हम हाथों से चीज़ों को बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनमें कुछ यूनिकनेस तो होती है, बट स्टूडेंट डू रिमेंबर मशीन मेड क्लॉथ में जो फिनिशिंग होती है वो हैंडमेड में बहुत सारी कॉपीज़ बनने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है, होती है ना। कई बार मूड अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा बन गया, कई बार हम लोग मम्मियाँ ही समझ लें, तो हम लोग जब खाना बनाते हैं तो रोज़ उतनी ही खुशी से उतना ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ दिन बच्चे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कुछ दिन बोलते नहीं मम्मा आज अच्छा नहीं बना। तो ऐसे ही था बेटा, हैंडमेड गुड के साथ प्रॉब्लम थी पर मशीन मेड गुड के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक एडवांटेज बन गया ब्रिटिश के लिए, क्योंकि मशीनों से जब गुड बना तो वो चीपर बना एज कम्पेयर टू हैंड। जो इंडियन क्राफ्टमैन थे, जो क्लॉथ हाथों से बना रहे थे, नाउ दे हैव टू compete with machine made cloth of Britain. One more thing is that is our cloth has to compete with machine made cloth, and our cloth was made by hand only. जो इंडियन टेक्सटाइल थे उन्होंने अपने ब्रिटिश टेक्सटाइल का जो मार्केट था, ब्रिटिश में जो मार्केट था उसको तो पूरी तरह खो ही दिया। इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लॉस्ट आउट ब्रिटिश टेक्सटाइल ऑन द इशू ऑफ प्राइस। हाँ बच्चा, चलो अब हमारा मार्केट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक एक रीज़न और रिस्पॉन्सिबल है कि हमने क्यों खोया हमारे ब्रिटिश टेक्सटाइल मार्केट को। वो ये था कि यूरोप और अमेरिकन मार्केट में ब्रिटेन टेक्सटाइल के जो प्राइजेस थे वो हमसे कम थे। आई बात समझ में? तो इंडियन टेक्सटाइल का एक और डिसएडवांटेज ये हुआ बच्चा कि जो ब्रिटिश टेक्सटाइल था वो थोड़ा सा प्राइस में कम था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में एज़ कम्पेयर टू इंडियन टेक्सटाइल। आई बात समझ में? धीरे 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 करके हमारा पूरा टेक्सटाइल मार्केट ख़त्म होता जा रहा है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में जो जीता ना, बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे ये लोग, है ना। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें विनर रहे थे ब्रिटिश और हारने वाले थे बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। तो जो कॉन्क्वेस्ट था बंगाल का, इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया ओपनड अप अ वास्ट मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन। बंगाल की कॉन्क्वेस्ट के बाद अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका था। किसके लिए? ब्रिटिश से आए हुए मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल के लिए। अब ब्रिटिशर्स ईजिली पूरे इंडिया में अपने टेक्सटाइल को सेल आउट कर सकते थे। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये भी फुल स्विंग में था।
ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली स्टार्ट किया उनके फिनिश टेक्सटाइल को इंडिया में डंप करना मतलब रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा भेज देना, ठीक है। इंडिया वंस द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर वॉज नाउ फोर्स टू बिकम इम्पोर्टर। बेटा हम पहले एक्सपोर्टर हुआ करते थे, हम हमारे कॉटन टेक्सटाइल को, सिल्क टेक्सटाइल को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। पर अब हम ही क्या बन गए बेटा, इम्पोर्टर, ठीक है। उनके ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडिया में आ रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो हम एक्सपोर्टर से क्या बन गए, अब इम्पोर्टर। द ब्रिटिश बिगेन टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड। देखो इंडिया में रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो वन वे फ्री ट्रेड भी फॉलो कर सकते थे, टू वे फ्री ट्रेड भी। उन्हें वन वे फ्री ट्रेड में ज़्यादा फायदा लगा, इसलिए उन्होंने किसको फॉलो किया, वन वे फ्री ट्रेड। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चा, जो टेक्सटाइल ब्रिटेन से इंडिया आता उसके ऊपर ब्रिटिश को कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। पर हमारा जो टेक्सटाइल था इंग्लैंड जाता तो हमें प्रोहिबिटिव ड्यूटीज़, एक बड़ा अमाउंट ड्यूटीज़ के फॉर्म में पे करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा गुड प्रोहिबिट था, तो हमें क्या पे करना पड़ता था बच्चा, प्रोहिबिट ड्यूटीज़। दीज अलोंग विद द फैक्ट दैट ब्रिटेन कॉटन क्लॉथ्स वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन। ये भी एक फैक्ट था बच्चा कि जो ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ्स थे ये मशीन से बनते थे, तो चीपर बन जाते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन टेक्सटाइल। सो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर वर थ्रोन आउट ऑफ द बिजनेस, और इस तरीके से हम मार्केट से पूरी तरह ख़त्म हो गए, थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिए गए, बिकॉज दे वर मेकिंग गुड्स फ्रॉम हैंड एंड वी आर मेकिंग गुड्स फ्रॉम, sorry, they are making goods from machines and we were making goods from hands। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा कि हमें मार्केट से बाहर आना पड़ा। अगर यहाँ पर मैंने कंफ्यूज कर दिया है तो फिर से बता देती हूँ बेटा कि ब्रिटिशर्स अपना गुड बनाते थे मशीन से, हम इंडियंस हमारा गुड बनाते थे हैंड से, इसलिए उनका गुड था चीपर, हमारा गुड था एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव होने की वजह से हमारे गुड को किसी ने ख़रीदा नहीं, उनके गुड्स को ख़रीदा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम मार्केट से आउट हो गए, मतलब बाहर फेंक दिए गए। किसने बाहर फेंका हमें, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ ने, ठीक। कोई बात, अब हम डिस्कस करेंगे कि आज भी बेटा हम अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड लेके आते हैं, मंगवाते हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है उस गुड पे। ऐसा क्यों है, सरकार ऐसा क्यों करती है ड्यूटी चार्ज, तो बच्चा वो इसीलिए कि पहली बात तो आप जब भी कुछ इंपोर्ट करते हो तो भाई हमारी गवर्नमेंट को काय में पेमेंट करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज में। सो फॉर सेविंग फॉरेन एक्सचेंज हम टैक्स इम्पोज कर दे रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दे रहे हैं। सेकेंड कि वही चीज़ अगर इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, तो उस चीज़ में जब कस्टम ड्यूटी लग जाएगी तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को हो सकता है या तो खरीदोगे ही नहीं। चलो अगर ख़रीद भी लिया तो आप सरकार को क्या दे रहे हो, कस्टम ड्यूटी। तो इस कस्टम ड्यूटी से इस कलेक्टेड अमाउंट से गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का काम कर सकती है। तो बहुत सारे रीज़न है बेटा ड्यूटी लगाने के। एक तो हम हमारे इंडियन गुड्स से उसको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, दूसरा हमारी फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहते हैं, तीसरा भाई अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है कि तुम बाहर की चीज़ें लेके आओ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी पे कर दो, जिससे हमारी गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का काम कर सके, ठीक है। मेनी मोर रीजन विल बी देयर, यू कैन गूगल इट, ओके, बट प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। आज द ब्रिटिश वेंट अबाउट कंक्यूरिंग वन इंडियन टेरिटरी आफ्टर अनदर, धीरे धीरे करके एक एक करके तो पूरे इंडिया को वो कब्जा ही रहे थे, है ना, एनेक्स कर रहे थे। जो नेटिव रूलर्स थे, नॉबल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्होंने पैट्रोनाइज किया था क्राफ्टमैन को, उनकी पावर भी ख़त्म होती गई। देखो बेटा जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, रजवाड़े होते थे, ये लोग क्या करते थे, अपनी जो प्रजा होती थी उसमें जो कुछ लोग अच्छा म्यूज़िक, अच्छा डांस, अच्छी चीज़ें बनाते थे, उनको पैट्रोनाइज कर लेते थे, उनको थोड़ा सा पैसा देते थे, है ना, कि भाई आप लोग आपके काम पे ध्यान दो, जो काम आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उन्हें पैट्रोनाइज कर लिया जाता था। तो ये लोग जो पार्टीशंस होते थे उनको एक बड़ा अमाउंट राजा से मिल जाता था, लैंडलॉर्ड से मिलता था, नॉबल से मिलता था। पर अब तो खुद राजा की पावर ही छिन गई, तो पेट्रोनेज रहेगा क्या, पेट्रोनेज भी खत्म हो गया। एज अ रिजल्ट देयर वर सडन स्लाइड इन डिमांड, और धीरे धीरे करके डिमांड खत्म होती गई, राजाओं का पेट्रोनेज खत्म होते गया, ठीक है, राजा उन्हें कोई हेल्प नहीं करते।
particularly to those weavers who produced expensive textile like brocade. उन वीवर्स को क्या बचा, पेट्रोनेज बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो एक्सपेंसिव टेक्सटाइल बनाते थे जैसे कि ब्रोकेड, जो ब्रोकेड पहनते थे नॉवल लैंडलॉर्ड्स और नेटिव रूलर्स। अब बेटा वो उनकी तो खुद का कुछ पावर उनके पास रही ही नहीं, तो वो कहाँ से ही पेट्रोनेज करते वीवर्स को, और कहाँ से उन्हें इतना फंड प्रोवाइड करते। तो धीरे धीरे करके इनका पेट्रोनेज ख़त्म होता गया। मतलब पेट्रोनेज का मतलब ये होता था कि इस वीवर को अब ये चिंता नहीं है कि मैं रोज़ खाऊंगा कैसे, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किंग नॉबल इन्हें बहुत अमाउंट में पैसा दे देते थे क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक यूनिक कर रहे होते थे। डी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरों का बनना। ठीक है, अब डी अर्बनाइजेशन है मतलब अब शहर वापस से क्या बन रहे होंगे बच्चा, गांव बन रहे होंगे, विलेज बन रहे होंगे। मतलब जो हमारी अब अर्बन इकोनॉमी है वो वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, रूरल इकोनॉमी में। आई बात समझ में? चलो, जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन करती गई बच्चा, लार्ज स्केल में डी अर्बनाइजेशन हुआ। जो मेन सेंटर्स थे टेक्सटाइल के लेट 18th सेंचुरी में, जैसे मुर्शिदाबाद एंड डक्का इन ईस्ट, पटा पठान, अहमदाबाद, सूरत इन वेस्ट, लखनऊ, जयपुर, बनारस, नाउ वाराणसी इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कौन कौन था बच्चा, लखनऊ, जयपुर, बनारस। पठान, अहमदाबाद, सूरत थे वेस्ट में। ईस्ट में थे ढाका एंड मुर्शिदाबाद। पेटाबोली, मसूलीपट्टनम एंड मद्रास इन साउथ बिकम डेजर्टेड। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान बन जाना, खाली हो जाना। तो बच्चा ये सारी सिटीज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह से ये क्या होती गई बच्चा, डेजर्टेड होती गई। क्यों? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी। इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड। बच्चा देखो, अब क्या हुआ, पहले जब अर्बनाइजेशन था कुछ लोग शहरों में रहते थे, उनका जो लाइवलीहुड था वो रूरल इकोनॉमीज़ पे डिपेंड, सॉरी अर्बन इकोनॉमी पे डिपेंड करता था। पर अब इन सब की जॉब्स चली गई हैं, ये लोग विलेज में चले गए हैं। तो अब ये लोग पूरी तरह रूरल इकोनॉमी पे बेस करेंगे। और इस तरीके से किसके ऊपर प्रेशर बनेगा बच्चा, लैंड के ऊपर प्रेशर बनेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? देखो, कुछ लोग जो शहर में रहते हैं उन उन उनकी जो रोजी रोटी, जो लाइवलीहुड होती है वो कैसे चलती है, अदर बिजनेसेस से, ट्रेड से, है ना, कुछ नया बना के। पर अगर अब ये सारे लोग विलेज एरिया में चले जाएंगे, रूरल इकोनॉमी में आ जाएंगे, तो फाइनली किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लैंड के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा ना। जो चेंज था इसका रिजल्ट हुआ कि जो प्रेशर है वो किसके ऊपर आ गया बच्चा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर आ गया। फॉर जनरेशन वीवर्स एंड स्पिनर्स हैड बिन प्रैक्टिस देयर क्राफ्ट। बहुत जनरेशन से बच्चा ये जो वीवर्स थे, स्पिनर थे, ये अपने काम में ही लगे हुए थे, इनको अपने काम की मास्टरी आती थी। दे डिड नॉट पजेसेस एनी अदर स्किल, उन्हें और कोई काम नहीं आता था। जैसे ही बेटा ये जॉबलेस हुए, तो जॉबलेस होंगे तो उन्हें सिर्फ एक ही काम बचेगा बच्चा, एग्रीकल्चरल लेबरर का। और धीरे धीरे करके ये क्या बन गए, सारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए। क्योंकि मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होने लग गई, क्योंकि लेट आगे जाके सारा की सारा काम मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज से होने लगा। तो दे कुड नॉट गेट अब्जॉर्ब्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में उन्हें काम नहीं मिला, क्योंकि बेटा जहाँ 10 लोग जितना काम कर पाते थे उतना काम एक मशीन ने करना स्टार्ट कर दिया। तो 10 लोगों की कमी को पूरा करती थी एक मशीन। तो ये सारे लोग जो जॉबलेस हो गए थे वो शहरों में, फैक्ट्रीज में भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाए। तो फाइनली ये गए विलेज, और विलेज में इन्होंने क्रिएट किया प्रेशर ऑन हुम, लैंड। As a result, there was large scale underemployment in agriculture। और एग्रीकल्चर में क्या हुआ बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यू आर प्रिटेंडिंग टू बी इन जॉब बट एक्चुअली यू आर नॉट इन जॉब। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप जॉब में हो, बट एक्चुअली आप किसी जॉब में नहीं हो। एक्चुअली यू आर नॉट देयर, देन टू प्रोडक्टिविटी विल नॉट अफेक्टेड। ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं रहोगे तभी प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चा। इट मीन्स यू आर डिसगाइजली अंडर एम्प्लॉयड हो। अब वहाँ से निकल के कहीं और काम करोगे तो
तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिलेगी, प्लस जहाँ जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो तो होगा ही होगा। चलो, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यू हैव ऑलरेडी रेड द ब्रिटिश वांटेड इंडिया रिमेन अ कॉलोनी। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया लंबे टाइम तक हमारी कॉलोनी चलती बनी रहे, इसलिए उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। हमारी जो मदर कंट्री है इंडिया है, अपनी कंट्री को रिच बनाने के लिए हमारी कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन किया। However, despite the reluctance of British to start modern industries in India, the process of industrialization started from 1850। बेटा ब्रिटिशर्स बहुत रिलक्टेंट थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा इंडिया मॉडर्नाइज हो, इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आए, पर इनके ना चाहने के बाद भी 1850 से थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। मोस्ट मील्स वर सेटअप बाय वेल्दी इंडियन बिजनेसमैन। बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन थे जो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, उन्होंने फैक्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। और इसी तरीके से शुरुआत होती है इंडिया में बिजनेस की, फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की 1850s के बाद से। अच्छा स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। मैं यहीं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारा पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हमारे कॉटन टेक्सटाइल से।